अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने जो डिफरेंट टाइप्स की सर्चेस थी आपके मीट सिलेबस के अंदर, इंट्रोडक्शन और बेसिकली हमने वो कंप्लीट कर ली हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हमें पढ़ते जाना, बिकॉज यहाँ पे अब फाइनल और मीट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जब जिस तरह वो बताएंगे मिड लेना है वैसे ले लेंगे हम लोग, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बता दूँगी। और फाइनल में तो थ्रू आउट आपको पता ही है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जी बेटा, ये बुक थी जहाँ से मैं पहले भी रीड आउट करवा रही थी आपको। ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर है, तो फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन और ये वाली जो बुक है, ठीक है, हेल्प मैन पाइथन बुक, ये दोनों ओपन की हुई हैं मैंने ऑलरेडी। ये तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो टॉपिक्स आते जाएंगे। और आपके मिड में एक है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दिस, ठीक है जी, और वीडियो नोट्स, मतलब डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से हमने अपने कोर्सेज को कवर करना है। ठीक है, जैसे ये वीडियो हैंड आउट्स है, वहाँ से ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं, इनको बड़े डिटेल में हमने करना है। ये वाली बुक है जिसके ऊपर सर अब्दुल मनान लिखा हुआ है, तो यहाँ से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर 3 और आई थिंक चैप्टर नंबर 7, बाकी देख लेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके जी, हमने यहाँ तक इसको छोड़ दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन, ये उस बुक में से है। डेफिनेशन इंटेलिजेंस यूजिंग टर्निंग टेस्ट। वैसे तो ऑलरेडी ये जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था वहाँ पे टर्निंग टेस्ट आया था, हमने वहाँ पे भी कर लिया था। एलन टर्निंग प्रपोज अ टर्निंग टेस्ट टू प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसने भी, जो टर्निंग है वो एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से ही एक टेस्ट जो है उसका कंसेप्ट पेश किया। इसमें ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ टेस्ट टू सी इफ़ द कंप्यूटर कैन लर्न टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इसमें सारा जो है ना ह्यूमन का बिहेवियर, लाइक ह्यूमन क्वेश्चन करता है उसको आंसर मिलते हैं, इंटेरोगेटिव लाइक। ही डिफाइंड इन इंटेलिजेंट बिहेवियर एज द एबिलिटी टू अचीव ह्यूमन इन लेवल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन। अब जो भी एबिलिटी हमारी इंसान की है, गोल अचीव करना है ना, हर चीज़ में हमारा जो भी इंटेलिजेंट बिहेवियर है गोल अचीव करने की तरफ है, तो इसमें जो भी गोल अचीव करना है टर्निंग टेस्ट में, वो कन्वर्सेशन के थ्रू है। दिस परफॉर्मेंस शुड बी सफिशेंट टू ट्रिक एन इंटेरोगेटर इनटू थिंकिंग दैट द आंसर आर कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमन। कहाँ से देखिएगा, इंटेरोगेटर का क्या काम है, कंप्यूटर एज आ इंटेरोगेटर लगा ले तो वो थिंक कर रहा है कि कंप्यूटर की तरफ से जो आंसर आ रहा है। टू सी इफ़ अ मशीन कैन डू दिस, अगर ये मशीन कर सकती है। ही प्रपोज्ड अ टेस्ट सेटअप। ही प्रपोज दैट अ ह्यूमन शुड इंटेरोगेट द मशीन थ्रू अ टेक्स्ट इंटरफेस। उसने प्रपोज किया कि ह्यूमन को जो है वो इंटेरोगेट करना चाहिए मशीन के थ्रू, थ्रू अ टेक्स्ट इंटरफेस, मतलब आप राइट करोगे। Another constraint is that the human cannot know who's on the other side of the interrogation, which means it can either be a machine or a human. So कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम गूगल के ऊपर भी सर्च कर रहे होते हैं, वॉइस के थ्रू भी सर्च कर रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे होते हो, आप कंप्यूटर के साथ बातें कर रहे होते हैं, ऐसे फील होता है जैसे डिफरेंट पीपल्स आपके साथ बात कर रहे हैं। To enable this setup, a human will be interacting with two entities through a text interface. These two entities are called
रिस्पोंडेंट जो आपको जो एंटिटी है इंटरेक्ट करवा रही है, दो एंटिटीज़ के दरमियान में इंटरफेस चला रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को आता है जो बंदा रिप्लाई देता है। वन ऑफ देम विल बी ह्यूमन और दूसरा जो है वो आपकी मशीन होगी। तो ये टू क्या हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं। द रिस्पोंडेंट मशीन passes the test if the interrogator is unable to tell whether the answer are coming from a machine or a human। तो उसने वो इंटेरोगेटर का क्या काम है, ये तो चलो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडर एक मशीन है और एक ह्यूमन है, ठीक है। और इंटेरोगेटर उसने देखना है कि आंसर आपका किधर से आ रहा है, मशीन की तरफ से आ रहा है या ह्यूमन की तरफ से आ रहा है। इंटेरोगेटर का यही काम है। इस तरह के ना सिस्टम बनाए जाते हैं। हम अपने मोबाइल, हम अपने कंप्यूटर में यूज़ तो करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमें पता चल रहा होता है। जैसे हम चैट कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर के साथ बात करनी है, तो उसने इंटेरोगेट करना है कौन सा रिप्लाई किसकी तरफ से आया है, कौन सा टेक्स्ट किसकी तरफ से आया है। तो दिस इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द रिस्पोंडेंट मशीन। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू ड्यूरिंग वन कन्वर्जेशन। एक कन्वर्जेशन के दरमियान में बहुत सारा काम करना पड़ता है। एट द वेरी मिनिमम द मशीन नीड्स टू बी वेल वर्स्ड विद द फॉलोइंग थिंग्स। और आपकी जो मशीन है कैसे इतनी सारी एस्टिमेशन लगाएगी, भाई उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। या तो फिर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लगाते हो जिससे वो उसको समझ रहा होता है, इंटेरोगेटर समझ रहा होता है कि कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, सेंटेंस है, मतलब पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, हर चीज़ उसमें अप्रोप्रिएट मेंशन करनी पड़ती है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, ट्रैक देना पड़ता है उसको इंफॉर्मेशन का, जो भी एंटायर रिस्पोंडेंट इंटेरोगेटर परफॉर्म कर रहे हैं। रीजनिंग, अब ये किस वजह से इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं तो उसको अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दैट गेट स्टोर्ड, कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है। ह्यूमन टेंड टू दिस ऑटोमेटिकली टू ड्रा कंक्लूजन द रियल टाइम, और वहाँ पे इसलिए रीजनिंग अगर होगी तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन जो है वो रियल टाइम पे ड्रा कर लेगा। जी हाँ, मशीन लर्निंग, दिस इज़ नीड so that machine can adopt the new condition in real time। और ये आपकी जो मशीन लर्निंग होती है रियल टाइम सारा काम कर रही होती है। इसने ही तो सारी एनालाइज जो भी डिटेक्शन हो रही है, पैटर्न हो रहा है, मतलब मैंने ड्राइंग ड्रा की है या मैंने टेक्स्ट लिखा है या मैंने मैथमेटिकली फार्मूला लिखा है, ठीक है, इस चीज़ से ही वो टेक्स्ट को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कैप्चर करेगा। सो अकॉर्डिंग टू टर्निंग फिज़िकल सिमुलेशन ऑफ अ पर्सन इज़ अननेसेसरी फॉर इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िज़िकल सिमुलेशन जो है वो अननेसेसरी है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती इंटेलिजेंस के लिए। दैट द रीज़न टर्निंग टेस्ट अवॉइड द डायरेक्ट फिज़िकल इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन, इनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड द टोटल टर्निंग टेस्ट दैट डील्स विद विजन एंड मूवमेंट, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, विजन देखना, व्यू आइज़ की, मतलब इस चीज़ पे आपको मशीन लर्निंग अकॉर्डिंग टू टर्निंग जो है वो कह रहा है फिज़िकली इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है। टू पास द टेस्ट द मशीन नीड्स टू सी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का भी एक अलग स्कोप है। जब आप कंप्यूटर विजन के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं तो इतनी सारी मतलब सर्चेस के पैटर्न्स निकल आते हैं। दुनिया में इतनी ज़्यादा वास्ट सर्च है, हम रिसर्च हर चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। अब मशीन लर्निंग है, अब मशीन लर्निंग में आप कंप्यूटर विजन के अंदर जा रहे हो, रोबोटिक्स के अंदर जा रहे हो, मतलब आप एक फ़ील्ड चूज़ करते हो, ठीक है, आप एक फ़ील्ड चूज़ करते हो। अब जब आप वो फील्ड चूज़ कर लेते हो उसकी फ़र्दर सब फील्ड्स भी होती हैं। हम समझते थे हमने एक आइडिया चूज़ कर लिया है, बस दैट्स इट, हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं होता। ऐसे ना ही प्रोजेक्ट होते हैं ना ही थीसिस होते हैं। फिर उससे रेलिवेंट हमें स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी करके फिर जाके हमें कहीं पे एक प्रॉब्लम नज़र आती है, और एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो होती है ना वो आपका अपना प्रोजेक्ट होता है या वो आपका अपना थीसिस बनता है। मेकिंग मशीन थिंक लाइक ह्यूमंस, मशीन को इस तरह बनाना है कि वो ह्यूमन लाइक जैसे हम थिंकिंग कर रहे होते हैं,
वो भी समझ सके। तो प्री डिफाइंड इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है जो कि आप एक्सपेरिमेंट के साथ कर रहे होते हो। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं बेटा, अगर हमें पहले से प्री डिफाइंड फार्मूला ना दिया जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह इसका ही सिनेरियो होता है, इसमें सिमुलेशन दी जाती है। ये ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्शन और सर्चेज में डिफरेंट चीज़ें बता दी थी मैंने। अब ये जो मैकेनिज़्म है ह्यूमन लाइक बनाना हो तो हम कॉग्निटिव की बात करते हैं। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन। अब ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर भी हैं और हमें अपने रोबोट्स के अंदर भी देनी पड़ती है, जैसे कि जियोमेट्रिक हो गया, काइनेमेटिक हो गया, फिज़िकल, बिहेवियर, कॉग्निटिव। ये सारी आपने एक एज अ सिमुलेशन किसके अंदर प्रोवाइड करनी होती है, अपनी जो मशीन बना रहे हो, जो भी सिस्टम बना रहे हो। ये रोबोट्स ही नहीं है, आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर रहे हो, गूगल भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको सर्च करके प्रोवाइड करके दे रहा है। इतनी सारी मतलब आप वॉइस के थ्रू बात कर रहे हो। इमेजेस तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम इमेजेस के साथ भी सर्च कर सकते हैं, इमेजेस को रीड किया जा सकता है, इमेजेस के बैक पे क्या कोड है, क्या टेक्स्ट है, वो भी रीड किया जा सकता है। तो वो सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। विद इन कंप्यूटर साइंस देयर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कॉल्ड कॉग्निटिव मॉडलिंग। अब आपकी जो कंप्यूटर है उसकी जो मतलब फील्ड है कॉग्निटिव, ब्रेन से रिलेटेड है ना, मतलब थिंकिंग। सिमुलेशन अकॉर्डिंग लाइक ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस है इसके अंदर इन्वॉल्व होता। तो यही तो वो चीज़ है जिस तरह हमारा दिमाग सोचता है, इसने भी ऐसे ही सोचना है, थिंक करना है, अंडरस्टैंड करना है अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे सॉल्विंग प्रोसेस आप किसके ज़रिए करते हैं, आप सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार करते हो। तो कॉग्निटिव मॉडलिंग इज़ यूज इन अ वैरायटी ऑफ एआई एप्लीकेशन सच एज डीप लर्निंग हो सकती है। अब देखा ना कितनी सारी मतलब फील्ड्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि हम वेबसाइट्स में भी यूज़ करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है जो ऑलरेडी आपका गूगल यूज़ कर रहा है। रोबोटिक्स से तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं, जो उनको काम प्रोवाइड करना है वैसे ही उन्होंने आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी है। बिल्डिंग रैशनल एजेंट्स। अब एजेंट का तो पता ही है, एजेंट के बगैर तो आपका कोई भी मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वो बेकार है। ठीक है, एजेंट ही तो एफिशिएंट जैसे कि ह्यूमन काम करता है, तो यहाँ पे एजेंट होता है। A lot of research in AI is focused on building rational agent। भाई मतलब what exactly is a rational agent? तो रैशनैलिटी रेफर्स टू डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनल का कंसेप्ट है, क्या हमें जो भी काम करना है वो राइट थिंग होनी चाहिए गिवन द सर्कमस्टांसेस। मतलब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी हमने प्रोग्राम किया है, जो भी हमने काम किया है, जो भी हमने एक एजेंट तैयार किया है, ठीक है, आपने उस एजेंट को सेट ऑफ रूल्स उसको एक्शंस देने हैं, उसको बताना है कि ये तुम्हारा गोल है, तुमने अचीव करना है। तो इसमें वेल ट्रेन होते हैं आपके रोबोट्स वगैरह, आपके एक्सपर्ट सिस्टम्स वगैरह, डिफरेंट वेबसाइट्स है ना। अब अगर उस बटन के ऊपर क्लिक करो तो वो आपको वही आउटपुट प्रोवाइड करती है। सेम लाइक दैट हेयर। इनपुट दी तो यहाँ पे हमें पता है कि पहले सेंसर लगाएंगे, प्री प्रोसेसर, उसके ऊपर फिर उसके बाद एजेंट फंक्शन होगा, फिर एक्टिवेटर्स होते हैं ना। आप जैसे कि ह्यूमन की हैंड और फीट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्टिवेटर्स यहाँ पे वैसे काम कर रहे होते हैं, तो वो उसका एक्शन हो जाएगा। तो ये इसका मैं इतनी डेप्थ में इसलिए नहीं जा रही है, ऑलरेडी हमने अपनी बुक से कर लिया हुआ। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। जीपीएस वाज एन एआई प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, यहाँ पे जो जीपीएस है उससे मुराद वो नहीं है जो हमारा जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, वो नहीं है, हमारा जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो यहाँ पे इसने जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के जो मेथड्स हैं वो बताए हैं। जैसे कि हमने अपनी सर्चिंग के अंदर मेथड्स देखे थे, उन्होंने इसने कहा कि एक जो जीपीएस है उसमें ऑथर है, उसने क्रिएट किया एक न्यू लैंग्वेज प्रोसेस जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ये मशीन लर्निंग की रेलिवेंट जो भी है लैंग्वेज है। देखो, आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो ना, तो ये होती है आपकी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। सॉल्विंग अ जनरल प्रॉब्लम विद जीपीएस।
लेट्स सी हाउ अ स्ट्रक्चर अ गिवन प्रॉब्लम टू सॉल्व इट यूजिंग GPS। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द गोल। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑलवेज अपनी प्रॉब्लम को गोल अचीव करवाना। लेट से आवर गोल इज़ टू गेट सम मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन दी प्री कंडीशंस। इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप हमारा प्री कंडीशंस लगे कि दीज प्री कंडीशंस आर इन रेफरेंस टू द गोल। क्या इसका गोल है? टू गेट मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी नीड टू हैव अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रोसरी स्टोर शुड हैव द मिल्क अवेलेबल। वो देखेगा कि अगर अवेलेबल है तो वो प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर दिस वी नीड टू डिफाइन दी ऑपरेटर्स। हमें फिर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, मतलब जहाँ पे हमने जाके सारा अपनी हमने कहना कि ये चीज़ें इसका बिल बनाते हैं। इफ़ माई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ कार, इफ़ द कार इज़ लो ऑन फ्यूल, then we need to ensure that we can pay the fueling station. We need to ensure that you can pay for a milk at the store. तो ये है भाई प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने का मतलब सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसको क्या करेगा? एन ऑपरेटर टेक्स केयर ऑफ द कंडीशंस एंड एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स दैम। ठीक है, जो भी वो हर टेक केयर करेगा, हिफाजत करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एक्शन, प्री कंडीशंस एंड द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम टेकिंग एक्शन। जो भी उससे रिलेटेड वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको मतलब प्री कंडीशन एक्शन हर चीज़ को सेट करता जाएगा, अपने पास रिकॉर्ड रखता जाएगा। इन दिस केस द एक्शन इज़ गिविंग मनी टू द ग्रोसरी स्टोर। अगर वो एक्शन ये लेता है कि ग्रोसरी स्टोर को मनी दे देता है, ऑफ कोर्स दिस इज़ द कॉन्टिजेंट अपॉन यू हैव द मनी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है? प्री कंडीशन है, ये हमारी प्री कंडीशन है। बाय गिविंग देम द मनी यू आर चेंजिंग योर मनी कंडीशन विच रिजल्ट इज़ यू गेटिंग द मिल्क। हो गया ये काम, हमने मतलब उसको बाय कर लिया। अब GPS आपका जो प्रॉब्लम सॉल्वर है विल वर्क एज लॉन्ग एज यू कैन फ्रेम द प्रॉब्लम लाइक वी डिड जस्ट नाउ। द कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। इट यूजेस द सर्च प्रोसेस टू परफॉर्म इट्स जॉब। अब उसने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा सर्च प्रोसेस यूज़ किया है? ठीक है, क्या अगर वो जो यूज़ किया तो वो बहुत कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स था या टाइम कंज्यूमिंग था? तो वही बात कि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपने उसका शॉर्टकट मेथड चूज़ करना होता है ताकि आपके टाइम की बचत भी हो, कम्प्लेक्स भी ना हो, रियल टाइम पे एप्लीकेशन भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहाँ पे ऑपरेटर कोई मैं नहीं है, या अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रोबोट हो सकता है, कोई भी आपका एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है। तो जब हमने एक इंटेलिजेंट एजेंट बिल्ड करना है तो हम ये चीज़ें देखते हैं, इन्वायरमेंट इनपुट देते हैं, सेंसर्स को, उसमें से फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगर फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इंटरफेस इंजन आपका लर्निंग मॉडल टोटल ओवरऑल मतलब एक लर्निंग मॉडल बनाया वो उसमें से इन्फेरेंस इंजन निकालेगा, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर मैच करेगा कि आपने जो इनपुट दी है वो आपके लर्निंग मॉडल में अवेलेबल है। अगर ओके है तो वो क्या करवा देगा? एक्टिवेटर्स मतलब परफॉर्म करवा देगा, एक्शंस डन कर देगा। किसको? जो भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंट एजेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ है ये। टाइप्स ऑफ मॉडल्स में एनालिटिकल मॉडल और लर्न मॉडल हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों का बेसिकली सारा वो जो इंट्रोडक्शन था। हाँ जी, इंस्टॉलिंग पाइथन 3, ये तो वर्जन उसका मेंशन किया हुआ है। तो मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि आपने पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करें, लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो। ठीक है, जो भी आपका सेटअप है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर लें। बाकी ये डिफरेंट उसके पैकेजेस हैं पाइथन वर्जन के। अगर आपके सिस्टम में लाइक पाइथन इंस्टॉल है तो आप ये जो है कमांड अपने CMD विंडो में लिख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा
कि आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है और उसकी सारी जो भी हायरार्की है वो आ जाएगी। सारी डेटा सेट लोड डिजिट्स प्रिंट करवाना है। मतलब ये बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेथड है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें आप लोगों को मुश्किल लगे। ओके, मैंने आपको W3 स्कूल का बताया था और आप लोग ऑनलाइन भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर पाइथन इंट्रोडक्शन के ऊपर हूँ तो व्हाट इज़ पाइथन। ठीक है जी, हमें पता है कि पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? वेब डेवलपमेंट मतलब सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड नॉट क्लाइंट साइड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सिस्टम स्क्रिप्ट के लिए। व्हाट कैन पाइथन डू, क्या पाइथन कर सकता है? और सर्वर क्रिएट वेब एप्लीकेशन अलॉन्ग साइड सर्वर टू क्रिएट वर्क फ्लोज। डेटाबेसिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं फाइल। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग करते हैं। जी हाँ, इसमें मैथमेटिक्स का बहुत रोल है। ठीक है, मैथमेटिक्स की हम फार्मूलाज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बस एक मेथड होता है, उसको लिखने का एक वे होता है, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। तो इसके जो कंपेयर करते हैं एज प्रोग्रामिंग के निस्बत वो क्या होते हैं? पाइथन वाज डिज़ाइन फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज़ सम सिमिलैरिटीज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है। मतलब कहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया? इसको मैथमेटिक्स से ही इन्फ्लुएंस किया गया है। तो जैसे कि ये प्रिंट है आपका लिखा हुआ हेलो कोमा वर्ड। ठीक है, अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो ये प्रिंट होगा हेलो कोमा वर्ड। अगर दैट इसको मैं कॉपी कर रही हूँ तो ये तो हमने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पे जनरल जाके हम टू इंटीजर्स को कैसे ऐड करवा सकते हैं। ये देखें हेलो कोमा वर्ड। ठीक है, इसी तरह आप सारी इसके अंदर प्रैक्टिस अवेलेबल हैं। बेसिकली जब आपको प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हर चीज़ आपको आ जाएगी। अब पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीका बताया है यहाँ पे। पाइथन का वर्जन, पाइथन क्विक स्टार्ट। आपको पाइथन स्टार्ट करना है तो आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो। आप उसका नेम को देख सकते हो, उसकी फ़ाइल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो अपनी विंडो के अंदर, तो देन वो आपको आउटपुट भी शो करवा रहा है। बाकी ये तो आपकी एग्ज़िट की कमांड है पाइथन के अंदर, हमने एग्ज़िट करना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके पाइथन के सिंटैक्स। बेसिकली तो पाइथन का सिंटैक्स हमने प्रिंट से ही स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की गई है माई फाइल .py। पाइथन की एक्सटेंशन ऑलरेडी बता दी है मैंने, .py के साथ हमने सेव करना है। अगर ये है आपके पास if 5 ग्रेटर देन है 2, देन उसको क्या प्रिंट करवा दे? 5 इज़ ग्रेटर देन है 2। तो ये एक तो सिंटैक्स एरर है। ये देखिए ना, सिंटैक्स एरर ही आएगा। ये इसका क्या मतलब होता है? ये देखिए इंडेंटेशन जो है ना, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक्स। इसने कोई भी आउटपुट इसको शो नहीं करवाई। ये पर्पज़ ही नहीं समझ आ रहा क्या है भाई, ये कैसे पता चल रहा है कि 5 ग्रेटर देन है 2 से? यहाँ पे भी आएगा, पता ही नहीं चल रहा, क्लैरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की। तो ये वर्क करेगा। हाँ जी, x इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ शो करवा देगा, बिकॉज मैं उसको प्रिंट x करवा रही हूँ और प्रिंट y करवा रही हूँ। बाकी इसके अंदर हम कमेंट्स कैसे देते हैं? इसमें हम कमेंट्स जो है पाइथन के अंदर हैश के साथ देते हैं। ठीक है, इसमें हम हैश के साथ क्या करते हैं? कमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो वो तो नहीं ना शो हुआ, हैश दिस इज़ द कमेंट।
ये पाइथन का कमेंट बता गया है, वही चीज़ हैश के साथ करते हैं, डिफरेंट कमेंट्स करके दिखाई हुई हैं। अब मोर देन हमने कमेंट्स करना है तो वो हम कैसे करते हैं, ये आपकी मोर देन कमेंट्स के लिए है 1 2 3, मतलब मल्टीपल लाइंस के लिए 1 2 3। देख लिया, ये कमेंट्स के लिए, मल्टीपल लाइंस के लिए। और सिंगल लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हैश यूज़ करते हैं। मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये सिंपल कहेगा कि बैठ से कुछ भी नहीं शो करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपका प्रिंट आ रहा है ना हेलो वर्ड, वही शो होगा। एंड देन ये पाइथन का वेरिएबल है, थोड़ा सा तो हाउ नो आप लोगों को वेरिएबल्स के साथ मैंने करवा दी थी। वैसे कि अगर एक्स के अंदर वैल्यू लिखवाई है, वाई के अंदर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लिखवाई है, तो इसकी आउटपुट सिंपल आएगी 5 और जॉन, क्योंकि हम जब डबल कोट्स के अंदर वैल्यू डालते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। अब ये किस चीज़ को करवाएगी, सैली करवाएगी या फोर करवाएगी, ये हमें भी पता है कि अगर आप सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमेशा जो है नीचे वाली वैल्यू है अगर उसको असाइन हुई है उसी सेम वेरिएबल को, तो हमारी जो है लास्ट वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाती है। ये इसकी डाटा टाइप बताएगा, ये आपकी इंटीजर है, ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये देखें क्लास इंटीजर, क्लास स्ट्रिंग, ये दोनों ही सेम है, जॉन ही प्रिंट होना है। आप डबल कोट्स पे डालो या सिंगल कोट पे डालो। अब जो इसके वेरिएबल नेम है, क्या वो केस सेंसिटिव हैं? जी केस सेंसिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू लिखवाई है तो मैं जो प्रिंट ए करवाना, अगर यहाँ पे मुझे कैपिटल ए में करवाई है तो अगर मैं यहाँ पे ए करूँगी तो फिर वो प्रिंट नहीं कराएगा। देखो दोनों ए सेम है, वो चाहता तो उसको ओवर प्रिंट कर सकता, नहीं किया भाई, क्यों करे हो, दोनों ए सेम नहीं है। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम्स हैं इसके, ठीक है, ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स नेम है। वेरिएबल्स नेम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, माई वार मतलब एक वेरिएबल आप इन वेरिएबल्स के दरमियान में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने से पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं, आप पूरा कैपिटल में लिख सकते हो, पूरा स्मॉल में लिख सकते हो, और आप इस तरह न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा कभी भी हमने वेरिएबल क्रिएट करने में स्टार्ट पे न्यूमेरिक नहीं लगाना और कोई भी सिंबल नहीं लगाना, सिर्फ अंडरस्कोर है जिसके साथ वेरिएबल क्रिएट होता है स्टार्ट पे। तो बेटा ये तो इलीगल वेरिएबल है, ठीक है, ये भी इलीगल है, ये भी इलीगल है। स्पेस भी नहीं आती वेरिएबल्स में, स्पेस भी नहीं आती, हाइफन भी नहीं आता, अंडरस्कोर आता है बस, और कोई भी काउंटिंग न्यूमेरिक ईटीसी से स्टार्ट नहीं होगा ये। लाइक ये आपका कैमल केस होता है, क्या करते हैं हम, कैमल केस क्या होता है, आप वे कैपिटलाइज कर रहे होते हो वर्ड्स को। ये आपका पास्कल केस होता है जिसमें आप ओवरऑल हर वर्ड को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो लेकिन कैमल केस में पहला वर्ड जो है वो स्मॉल होता है, पहले वर्ड जिसके माए है, एक वर्ड है उसको स्मॉल में लिख रहे हो, वेरिएबल का फिर कैपिटल में लिख रहे हो, नेम का एन कैपिटल में लिख रहे हो। ये कैमल केस है। ये पास्कल केस है जिसमें ओवरऑल हर वर्ड से पहले हम कैपिटलाइज करते हैं। ये आपका स्नेक केस होता है जिसमें हम अंडरस्कोर्स लगाते हैं हर वर्ड्स के बाद। मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं, इक्वल के साथ असाइन करते हैं, जैसे हम अपनी बाकी प्रोग्रामिंग में करते हैं। ऐसे इसमें मैंने मल्टीपल को वैल्यूज असाइन करनी है, एक्स वाई जी, दैट्स इट, वैल्यू साइन कर दो, प्रिंट एक्स वाई जी। अब क्या होगा, ऑरेंज बनाना चेरी प्रिंट हो जाएगा। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को, मतलब ऑरेंज पहले जी को साइन होगा, ठीक है। अब मैं आपको रीड करने का मेथड बता रही हूँ। पहले ऑरेंज किसको साइन होगा, जी को साइन होगा। अब जी के पास ऑरेंज है तो जी क्या करेगा, वाई को भी साइन कर देगा। वाई के पास ऑरेंज है तो वो एक्स को साइन कर देगा।
अनपैक का कलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बना लिया, उसको कैसे वैल्यू दे रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू फ्रूट्स। अब जो भी फ्रूट्स हैं ये हमने असाइन किए हुए हैं। जैसे हम एरेज वगैरह नहीं बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ लिस्ट बना लेते हो, तो अब ये चेरी किसको असाइन होगा, ये बनाना किसको असाइन होगा, एप्पल किसको असाइन होगा, जी को चेरी, वाई को बनाना एंड देन एक्स को एप्पल, बिकॉज एक्स वाई जी। तो ये भी मेथड्स हैं। फिर उसके बाद आउटपुट वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि आपने एज अ स्ट्रिंग किया है, प्रिंट करवा रहे हो पाइथन इज़। अब ये स्ट्रिंग है, ये ऐसे ही होगा, प्लस किस लिए हम यूज़ करते हैं, कॉन्कैटिनेशन के लिए। एक्स में क्या, पाइथन इज़ ऑसम। अब यहाँ पे भी सेम y की वैल्यू और x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पाइथन इज़ ऑसम ही प्रिंट होगा। देखें जी, तो ये मल्टीपल वेज हैं प्रिंट जो करवाने के। ये भी एक मेथड है, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, इसको जमा करेगा ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होना, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट हुई। अब ये क्या करेगा, 5 जॉन, तो भाई इसमें एरर आ गया, ये क्या हुआ, तो इसमें एरर आना ही था, बिकॉज अगर आप x इज इक्वल टू 5 कह रहे हो, जोन में आप वैल्यू मतलब ये दे रहे हो, और यहाँ पे x प्लस वाई दे रहे हो, तो वो तो स्ट्रिंग है। एरर किस चीज़ का आया, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इज इक्वल टू इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इन दोनों के लिए ये क्या है, अनस्पॉटेड टाइप है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हम एक फंक्शन के बाहर कॉल कर लेते हैं, मेन बॉडी से पहले कॉल कर लेते हैं, उसको हर जगह पे यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि आपका ग्लोबल वेरिएबल आपने क्रिएट किया, एक्स इज इक्वल टू ऑसम। अब आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हो, डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, रिजर्व वर्ड है ये, माई फंक। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद कॉलन डाला, प्रिंट पाइथन इज़ प्लस एक्स। अब माई फंक्शन क्या होता है, उसको कॉल कर दिया। कितने सारे मेथड्स हैं, जैसे हम अपनी C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग करते हैं, PHP में करते हैं, है तरीकाकार वही है, बस हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिनेरियो, लैंग्वेजेस, टेक्स्ट डिफरेंट होते हैं। पाइथन इज़ क्या प्लस एक्स करवा रहा है, जब हमने स्ट्रिंग करवानी होती है ना, तो हम इस तरह ही करवाते हैं। माई फंक्शन इसमें जो है, इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से ये शो हुआ है आपको। अब देख लो तो इसको रिमूव करके, ये देख लें जी, शो नहीं हुआ। अगर वो वापस आता है ना आपका फंक, माई फंक, तो देन ये शो होगा। मोर देन फंक्शन, उसकी और स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका ग्लोबल कीवर्ड होता है। ग्लोबल कीवर्ड में हम इस तरह डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और ग्लोबल साथ हमने कीवर्ड लगाना है एक्स, मतलब एक्स को मैं कहीं भी कि मतलब हर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। एक ग्लोबल बना लिया, मैं उसको कहीं भी कॉल कर रही हूँ। यहाँ पे तो हम मैनुअली कर रहे हो ना, देखो एक्स में फैंटास्टिक रख रहे हो, सब रख रहे हो, तो ग्लोबल में हम एक बार कॉल कर लेते हैं, किसके नाम से, ग्लोबल के नाम से, जैसे उसमें हम कंस्ट्रक्ट के नाम से कर लेते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स की एक्सरसाइजेज़ हैं, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। पाइथन व्यू पर जाएं, या इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लें, या फिर ऑनलाइन टूल के ऊपर प्रैक्टिस करें। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ईजी है। अब आपको बेसिक आ जाएगी तो फिर हमें एडवांस भी आ जाएगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।